हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। आज का अपना टॉपिक है क्लास 11th का। फर्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा? इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम। तो इसको ऐसे लिखते हैं P इज इक्वल टू एम इंटू में V। V भी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी, और जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ए बॉडी मेजर मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक है। मोशन ऑफ बॉडी मेजर मोमेंटम ऑफ बॉडी, ये बात ध्यान रखना। इसकी एसआई यूनिट अगर देखें तो क्या होगी? एसआई यूनिट देखिए, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो क्या यूनिट आ गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका डायमेंशन फार्मूला अगर देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मास का तो हो जाएगा m, ठीक है। वेलोसिटी का होता है Lt-1। तो क्या फार्मूला बन गया? m1L1T-1, ठीक है। तो जो हमारे पास ये फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इंटू वी, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो लीनियर मोमेंटम है डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। उसके मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब मास कांस्टेंट होता है, व्हेन मास इज कांस्टेंट, यदि मान लो मास कांस्टेंट हो तो देखो ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम हटा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। और इनके बीच में अगर ग्राफ देखें, एक साइड हमने मोमेंटम ले लिया है और एक साइड हमने वेलोसिटी ले ली है, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये कब होगा? जब हमारे पास से m कांस्टेंट होगा, ठीक है। मास इज कांस्टेंट। दूसरे केस में देखते हैं, जब हमारे पास P कांस्टेंट हो, व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं P इज कांस्टेंट। और जब P कांस्टेंट होगा तो देखिए ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से एक टर्म को हम दूसरी साइड अगर लेके जाएं तो इसका मतलब क्या हो गया? जब यहां मल्टीप्लाई में है ये, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी? डिवाइड में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो v जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। क्योंकि देखो P क्या कर दिया? P आपके पास mv के बराबर, इसको हमने रख दिया कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो v की वैल्यू अगर निकाले तो m दूसरी साइड जाकर डिवाइड में आ जाएगा, p बाई एम हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू पी बाई एम हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/m के। और इनके बीच में अगर ग्राफ देखें हम, तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। एक साइड हमने वेलोसिटी लेनी है और एक साइड हमने मास लेना है, ठीक है। ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये कब होगा? जब हमारे पास P कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक
की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू इसमें घटेगी। देखो अगर यहाँ पर मास देखें, इसमें 1 किलोग्राम हो तो वेलोसिटी देखो बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसे ऐसे मास इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट केस मान लेंगे, ये इसका सेकंड, और थर्ड में हम ले लेते हैं जब हमारे पास v कांस्टेंट हो, व्हेन v इज कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक साइड हमने मोमेंटम ले लिया और एक साइड हमने मास ले लिया। ठीक है, जब हमारे पास v कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो हमारे पास एक साइड v, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल में लेके आ सकते हैं, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा। ये कब होगा हमारे पास से, जब v कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इसको अपने अच्छे से करना है। अब बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में देखें तो देखिए 3 प्रकार के हैं हमारे पास। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है कि जैसे हमारे पास से मान ले ये कोई टेबल हो गई, ठीक है, इसके ऊपर हमने ये एक बुक रखी है, तो ये बुक यहीं रखी रहेगी कब तक, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, और जैसे ये कोई गाड़ी है मान ले हम इसमें, ठीक है, इस प्रकार से हमने मान ली गाड़ी, मान ली ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से स्ट्रेट लाइन में चलने लग रही है, तो ये चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स न लगाएं। यही क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। देखो, इफ ए बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट रिमेन इन रेस्ट, इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कब तक, अनलेस वी अप्लाई एनी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास है वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है force is directly proportional to a rate of change of linear momentum। ठीक है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया dp बाई dt के हो गया। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम d लग जाता है d बाई dt, तो इसका मतलब मोमेंटम में चेंज आ रहा है टाइम के साथ में, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लगा दिया dp बाई dt हो गया। ठीक है, P जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। तो यहाँ P की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये F किसके इक्वल हो जाएगा, K dm इंटू वी, और यहाँ हमने डिवाइड में dt कर दिया। मास कांस्टेंट होता है, इसको आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा K m, और ये हो जाएगा dv बाई dt, और जो dv बाई dt है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं kma, फोर्स किसके बराबर हो गया, kma के बराबर हो गया। और जो k की वैल्यू होती है वो 1 होती है इन ऑल सिस्टम, सभी सिस्टम में k की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब फोर्स किसके इक्वल हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो ये भी हमारे पास जो है एक डेफिनेशन आ गई फोर्स की, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन होती है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की क्या क्या यूनिट होती हैं? तो फोर्स हमारे पास देखो किसके इक्वल आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन के। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और मास की होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यदि हमारे पास कोई कहे कि 1 न्यूटन फोर्स किसके बराबर होगा, तो क्या कहोगे, जब 1 किलोग्राम फोर्स हो और एक्सेलरेशन कितनी हो, 1 मीटर हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन के। ठीक है, ऐसे ही यदि सीजीएस सिस्टम में देखें, ये जो थी हमारे पास एसआई यूनिट के अंदर थी, एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो डायन के बराबर होती है। ठीक है, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, डायन। न्यूटन की जगह पर या डायन आ जाएगा। और मास किलोग्राम, तो किलोग्राम को सीजीएस में बदलोगे तो ग्राम, और मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखोगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 डायन फोर्स कब होगा, जब 1 ग्राम फोर्स हो और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो, पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन हो। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, और भी यूनिट होती है हमारे पास, जैसे 1 किलोग्राम वेट अगर देखें तो वो हमारे पास 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर होता है, और ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ऐसे ही 1 ग्राम अगर वेट देखें तो 1 ग्राम फोर्स के बराबर होता है, और ये 980 डायन के बराबर होता है। ठीक है, अब फोर्स और डायन के बीच में रिलेशन देखें तो क्या होता है, देखो रिलेशन बिटवीन फोर्स, यहां लिख सकते हैं हम न्यूटन एंड डायन, सॉरी, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन। न्यूटन और डायन में देखो क्या होता है, देखो न्यूटन है हमारे पास एसआई यूनिट और डायन है सीजीएस यूनिट। तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा न्यूटन, और मास को हम किस में लिख देंगे, जैसे किलोग्राम में, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तभी तो होगा हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स, जब दोनों 1 हो जाएगा। और 1 न्यूटन, इसको सीजीएस में बदल दो, क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, और इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम, और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको क्या लिख देंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू इस पावर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 10 टू इस पावर 5 डायन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया, 10 की पावर 5 डायन के बराबर आ गया। ठीक है, ये रिलेशन हमने फर्स्ट यूनिट में भी प्रूव किया था, जब हमने यूनिट का कन्वर्जन किया था तो उसमें हमने निकाला था कि 1 न्यूटन जो है 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में क्या आ गया फॉर्मूला हमारे पास से, फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। तो यहां से हम फोर्स भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स लगा दिया, और उसका मास है हमारे पास से m और एक्सेलरेशन है a, ये दोनों चीजें पता हमें तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि मान लो फोर्स पता हो हमें और एक्सेलरेशन पता हो तो उस बॉडी का मास भी निकाल सकते हैं, और यदि मान लो एक्सेलरेशन फोर्स पता हो और मास पता हो तो हम उसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यानी इससे हम तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फोर्स निकालना हो तो फार्मूला सीधा है मास इंटू एक्सेलरेशन, यदि मास निकालना हो तो फोर्स बाई ए कर देंगे, और एक्सेलरेशन निकालनी हो तो फोर्स बाई एम कर देंगे। ठीक है,
इससे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, बॉडी का मास भी निकाल सकते हैं और फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद बात आती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है, देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि एक्शन जो होता है वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है रिएक्शन के। ठीक है, जैसे एक बॉडी हमने मान ली कि ये हमारे पास बॉडी एक है और ये हमारे पास बॉडी बी है। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। तो यहां मान ले इस बॉडी के ऊपर F1 फोर्स लग रहा है और ये 2 बॉडी लगा रही है, तो F12 हो गया। ठीक है, और यहां पर देखें तो F2 फोर्स 2 बॉडी है ये हमारे पास है और 1 फोर्स लगा रही है, तो क्या हो जाएगा F21 हो जाएगा और ये इसके नेगेटिव है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो वेक्टर नोटेशन है तो आप यहां पर वेक्टर नोटेशन लगा सकते हो। अब इसको प्रूव करें तो देखो हमने मान लिया 2 बॉडी हैं, एक और ये दूसरी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रही है। इस प्रकार से ये इधर मूव करने लग रही है, ये इधर मूव करने लग रही है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम है हर एक बॉडी का, वो चेंज हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। ये बात ध्यान रखना, ये आपको बताएंगे आगे। लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी चेंज्ड आफ्टर collision but remains constant। ठीक है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम है कांस्टेंट होता है। और ये किस वजह से, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। ये फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था मैंने। तो इसका मतलब पहले का मोमेंटम P1 मान ले, दूसरे का मोमेंटम P2, वो किसके बराबर होगा, वो कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कर दें तो देखो ये क्या हो जाएगा, dP1 डिवाइड बाई dt प्लस में dP2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको दूसरी साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा, dP1 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dP2 डिवाइड बाई dt। अब ये देखो किसके बराबर हो गया हमारे पास, dP1 डिवाइड बाई dt की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या कह सकते हैं, dP1 बाई dt किसके बराबर हो जाएगा, F1 फोर्स, दैट इज F12 फोर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी F12 हो जाएगा dP1 डिवाइड बाई dt, और ऐसे ही F21 किसके बराबर हो जाएगा, dP2 डिवाइड बाई dt। ये दोनों वैल्यू हम अगर यहां पुट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 हो जाएगा। यही तो हमारे पास था, ये थी एक्शन और ये थी रिएक्शन। यही क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल भी है न्यूटन थर्ड लॉ के। देखो जैसे रिकॉल ऑफ ए गन,
व्हेन गन इज फायर्ड बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड, ये तो हो गया एक्शन, एंड गन रिकॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो रिएक्शन, क्योंकि गन जैसे ही चलाई जाती है तो चलाने से पहले क्या करते हैं, उसको पीछे की तरफ रिकॉल करते हैं, ठीक है, तब चलाई जाती है। तो पहले क्या होता है, जैसे एक्शन तो हो गया इसमें, आगे की तरफ गई, उसी प्रकार वो थोड़ा है बैकवर्ड में भी आती है। मोशन ऑफ ए जेट प्लेन और रॉकेट, ये भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है, क्योंकि देखो व्हेन बर्न्ड फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैसेज कम्स आउट ऑफ द नोजल, जो नीचे की साइड होता है वहां से जो गैस है वो बाहर निकलती है, तो वो हो गया एक्शन, जो कि डाउनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन हो गई, और जो जेट है वो ऊपर की तरफ जाता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ऐसे ही स्विमर भी क्या होता है, अपने हाथों से पानी को पीछे करता है तब वो आगे जाता है, तो जितना फोर्स वो पीछे लगाएगा उतना ही आगे जाएगा, जितनी स्पीड से पानी को पीछे करता रहेगा उतनी ही स्पीड से वो आगे जाएगा। बाउंसिंग ऑफ ए रबर बॉल, किसी रबड़ बॉल को हमने दीवार के साथ लगा दिया या फिर नीचे फर्श पर मार दिया, तो जितने फोर्स से हम उसको स्ट्राइक करेंगे उतना ही फोर्स क्या होगा, वापिस आएगा, ठीक है। वॉकिंग ऑन ए रोड, हम रोड के ऊपर चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि हम ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपने पैरों से कर रहे हैं पीछे की तरफ, तो वो एक्शन है, और इस वजह से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं आगे की तरफ, तो दो फोर्स लग रहे हैं वहां पर भी, ठीक है। अब बात कई बार ये आ जाता है कि ये जो फोर्स है, एक्शन और रिएक्शन है, ये दोनों कैंसिल आउट क्यों नहीं होती हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये दोनों कैंसिल आउट इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि ये दो बॉडी के ऊपर काम करती हैं, ठीक है, किसी एक बॉडी के ऊपर काम नहीं करती। जैसे अगर ये मान लें कि कोई पर्सन इस प्रकार से देखें, मान लिया ऐसे ये पैर हो गया, ठीक है, ये किसी पर्सन का पैर हो गया और ये उठा हुआ, यहां ये ग्राउंड है और चलने के लिए ऊपर उठा हुआ है, तो एक तो इसके ऊपर हो रहा है एक्शन और एक हो रहा है रिएक्शन। एक्शन तो क्या हो रहा है, ये पीछे की तरफ कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन ये आगे की तरफ चल रहा है। तो एक तो फोर्स लगता है ग्राउंड के ऊपर यहां पर, और एक फोर्स लगता है इसके पैर के ऊपर, जो फिट है इसका यहां पर लगता है इसमें, ठीक है। तो यानी जो फोर्स लगेगा वो दो बॉडी के ऊपर लगेगा, किसी एक बॉडी के ऊपर नहीं लगेगा। अगर मान लो +5 है और -5, तो हम कहते हैं कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन ये फोर्स कैंसिल आउट नहीं होंगी क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगती हैं, एक बॉडी पर अलग और दूसरी बॉडी पर अलग लगता है। अगर एक ही बॉडी के ऊपर दोनों फोर्स लगते हो तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगती हैं, इसीलिए ये कैंसिल आउट नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से करना है बेटा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, उसको सोल्व किया जाएगा। थैंक यू।